यह हत्याकांड नेपाल के इतिहास के सबसे खूनी कहलाने वाले इतिहासों में से एक है। अगर नेपाल के राजशाही खानदान के कत्ल के किस्से को अलग कर दिया जाए तो ये ऐसी कहानी है जिसको लेकर पूरे नेपाल में जबरदस्त गुस्सा देखने को मिला था। नेपाल के स्कूल और कॉलेज के छात्र छात्राओं ने इस किस्से को लेकर पूरे देश में अपना गुस्सा जाहिर किया था। हालात यहाँ तक कि ऐसे आ गए थे कि जिन आरोपियों का नाम संदेह तक में आता था उनके जान तक को खतरा महसूस होने लगा था और पुलिस के लिए उनके हिफाजत करना मुश्किल होता जा रहा था। असल में लोग आरोपियों को लेकर इस कदर गुस्से में थे कि वो अपने हाथों हाथ ही इंसाफ पाना चाहते थे। यानी लोग इस बात के ही फिराक में थे कि किसी तरह आरोपी भीड़ के हत्थे चढ़ जाए और भीड़ उसके बाद अपना इंसाफ खुद कर लेगी। ऐसे में नेपाल की सरकार ने पुलिस बंदोबस्त को इस खूनी कानून का पूरा सच जल्द से जल्द सामने के लिए मजबूर किया था। आज के केस में बात करेंगे नेपाल के एक ऐसे ही खूनी दास्तान की। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्राइम विद दस्तक। मैं सागर बाबा स्वागत करता हूं आप लोगों का अपने चैनल में। क्राइम की ये कहानी साल 2009 की है, यानी कि आज से 13 साल पहले। हालांकि इसकी शुरुआत उससे भी पहले हो जाती। काठमांडू में एक टीचर था, नाम था बीरेन प्रधान, जो अपने नाम के आगे श्रेष्ठ भी लगाता था। यानी उसकी दो पहचान थी, बीरेन प्रधान और बीरेन श्रेष्ठ। बीरेन प्रधान मूल रूप से भारत का रहने वाला था। भारत के दार्जिलिंग के इलाके से वो करीब 20 साल पहले जाकर नेपाल में बस गया था और वहां एक कॉलेज में साइंस का टीचर बन गया। खाते पीते घर से ताल्लुक रखने वाले बीरेन प्रधान ने जल्दी ही नेपाल में अपना एक घर भी बना लिया था और अपने घर के कई हिस्सों को किराए पर दे रखा था। उसके घर के किराएदारों में से एक परिवार था श्रेष्ठा परिवार। उस परिवार में पति पत्नी के साथ उनकी एक बेटी भी थी जो स्कूल में पढ़ रही थी। नाम था ख्याति श्रीवास्तव। ख्याति पढ़ने लिखने में बहुत तेज थी। 10वीं पास करने के बाद ख्याति कॉलेज में पहुंच गई। इसी बीच बीरेन प्रधान ने अपना वो घर बेच दिया जिसमें ख्याति और उसके माता पिता के साथ साथ दूसरे किराएदार भी रह रहे थे। बीरेन के मकान बेचने की वजह से किराएदारों को घर छोड़ना पड़ा। ख्याति श्रीवास्तव का पूरा परिवार बीरथ नगर में जाकर किराए पर रहने लगा, जबकि बीरेन प्रधान किसी दूसरे इलाके में रहने लगे। अपनी सयानी होती बेटी की आगे की पढ़ाई के खातिर ख्याति श्रेष्ठा के माता पिता बीरथ नगर से काठमांडू चले गए और वहां एक किराए के मकान पर रहने लगे और ख्याति का दाखिला जुबली एंड कॉलेज रिसर्च सेंटर में करवा दिया। ख्याति अब 12वीं में पढ़ रही थी। इसी बीच 5 जून 2009 को ख्याति के पास उसके फोन पर एक मैसेज मिलता है जिसमें महिलाओं की पत्रिका की तरफ से उसे लकी ड्रा में इनाम मिलने की सूचना दी गई थी। मैसेज में दर्ज इबारत के मुताबिक इनाम के तौर पर उसे 20,000 नेपाली रुपए के अलावा नेपाल के सबसे खूबसूरत पर्यटन स्थल पोखरा जाने का टिकट की बात थी। हालांकि ख्याति के लिए बेहद चौंकाने वाली थे, लेकिन महिलाओं की पत्रिका की तरफ से इनाम दिए जाने की बात को लेकर वो थोड़ा निश्चिंत रहती थी। उसके पास एक अनजान लड़की की तरफ से कॉल आता है जिसमें कहा जाता है कि वो अपने इनाम की रकम और पोखरा का टिकट लेने के लिए दोपहर 1 बजे के आसपास बताए गए पते पर पहुंच जाए। ख्याति अपने माता पिता को इसकी इत्तला देती है। बेटी को 20,000 रुपए मिलने और पोखरा का टिकट मिलने की बात पर माता पिता खुश हो जाते हैं। ख्याति अपने घर के नौकर राम के साथ काठमांडू के पुताली सड़क के पते पर दिए गए वक्त पर पहुंच जाती है। नौकर राम
उस पते पर ख्याति को पहुंचाकर घर वापस लौट आता है। उस पते पर ख्याति की मुलाकात एक लड़की से होती है जो खुद को मैगजीन का प्रतिनिधि बताती है और इनाम के लिए औपचारिकता पूरी करने का हवाला देकर ख्याति को लेकर पास के ही एक अपार्टमेंट में जाती है। अपार्टमेंट में पहुंचकर ख्याति वहां एक शख्स को देखकर बुरी तरह चौंक जाती है। वो शख्स कोई और नहीं बल्कि बीरेन प्रधान ही था, जो कुछ वक्त पहले तक ख्याति का मकान मालिक हुआ करता था और ख्याति उसे अंकल कहकर बुलाती है। बीरेन प्रधान भी ख्याति को देखकर चौंकने का नाटक करता है और थोड़ी बातचीत के बाद बीरेन प्रधान ख्याति को कोल्ड ड्रिंक ऑफर करता है। क्योंकि ख्याति पहले से ही बीरेन प्रधान को पहचानती थी, लिहाजा उसकी ऑफर की गई कोल्ड ड्रिंक को बेहिचक पी जाती है। कोल्ड ड्रिंक पीते ही ख्याति बेहोश हो जाती है क्योंकि उसने कोल्ड ड्रिंक में बेहोशी की दवा मिला दी थी। ख्याति के बेहोश होने के बाद उसका कोई पता नहीं चलता। उधर वक्त गुजरता जाता है। दोपहर से शाम हो जाती है लेकिन ख्याति घर लौटकर नहीं आती, तो उसके घर वाले परेशान होने लगते हैं और बेटी की तलाश में माता पिता दोनों भटकने लगते हैं। तभी शाम के वक्त ख्याति के पिता के मोबाइल में एक मैसेज आता है। उस मैसेज को पढ़कर ख्याति के पिता के पैरों तले जमीन खिसक जाती है क्योंकि मैसेज में साफ साफ लिखा था कि उन लोगों ने ख्याति को किडनैप कर लिया है। उसकी सलामती के लिए फिरौती के तौर पर 10 लाख नेपाली रुपए मांगे गए थे, लेकिन ख्याति के पिता मैसेज का अगला हिस्सा पढ़कर बुरी तरह बेचैन हो जाते हैं। उसमें यह लिखा था कि अगर किसी को खबर दी तो ख्याति जिंदा नहीं बचेगी। अपनी इकलौती बेटी की इस तरह अगवा किए जाने की इत्तला मिलने के बाद घबराए हुए ख्याति के पिता अपनी पत्नी से बात करते हैं। पति पत्नी इस ऊहापोह में थे कि अगर उन्होंने कहीं इस बारे में पुलिस को बताया तो किडनैपर्स उनकी बेटी को मार ना डालें, क्योंकि किडनैपिंग और मर्डर के ऐसे अनगिनत किस्से उन्होंने देखे और सुन रखे थे। किडनैपिंग के ऐसे मामलों में अक्सर यही देखने को मिलता है कि जैसे ही किडनैपर्स को खतरा महसूस होता है तो उसकी जान खतरे में पड़ जाती है जिसे अगवा किया गया होता है। लिहाजा पति पत्नी तय करते हैं कि वो पुलिस को किडनैपिंग की खबर नहीं देंगे और 10 लाख रुपए का इंतजाम करके वो लोग उन्हें तक पहुंचा देंगे। अगले रोज सुबह ख्याति के पिता को एक और मैसेज मिलता है। उस मैसेज के मुताबिक ख्याति के माता पिता को पैसों के साथ एक तय जगह पर बुटवाल पहुंचने का निर्देश दिया जाता है। जैसे ही ख्याति के घर वाले बुटवाल पहुंचते हैं, उन्हें मैसेज के जरिए बताया जाता है कि बुटवाल की जगह चितवन पहुंचे। जैसे ही वे लोग चितवन पहुंचते हैं तो वहां फिर उन्हें एक मैसेज मिलता है जिसमें कहा गया था कि अब वो लोग सुनौली पहुंचे। इसके बाद ये लोग सुनौली भी पहुंच जाते हैं। इस मैसेज में एक बात खास तौर पर लिखी गई थी जिसके मुताबिक फिरौती लेकर ख्याति के पिता नहीं आएंगे बल्कि उसकी माँ जाएगी। माँ अपने नौकर राम को साथ लेकर फिरौती के 10 लाख रुपए लेकर बताई जगह कई जगहों पर पहुंचती रही, लेकिन एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी से तीसरी जगह उसे ऐसी कई बार जगह बदलने को कहा। सुनौली पहुंचने के बाद ख्याति की माँ को फिर मैसेज मिलता है कि आप दार्जिलिंग पहुंचिए। ये लोग बॉर्डर पार करके दार्जिलिंग जाते हैं। दार्जिलिंग पहुंचने के बाद उन्हें एक मैसेज मिलता है जिसके मुताबिक उन्हें काकर भिट्टा पहुंचने को कहा जाता है। ये दोनों पैसों के साथ काकर भिट्टा पहुंच जाते हैं। काकर भिट्टा पहुंचते ही उन्हें एक होटल का पता दिया जाता है और कहा जाता है कि वहां आपको कोई आदमी मिलेगा। ख्याति के मां दिए गए होटल के पते पर पहुंचती है तो वहीं उनकी नजर बीरेन प्रधान पर पड़ती है। वो सोचती है, लेकिन तभी उनको एक मैसेज आता है जिसमें लिखा हुआ था कि पैसों के साथ नौकर राम को होटल के खास हिस्से में भेजने को कहा गया था। उस मैसेज में साफ साफ लिखा था कि यहाँ माँ को आने की कोई जरूरत नहीं है।
राम पैसे लेकर होटल के उस हिस्से पर पहुंचता है जहां उसे जाने के लिए कहा गया था। वहां राम को एक शख्स मिलता है। वो राम से पैसे लेता है और राम उस शख्स को पहचान लेता है। वह शख्स कोई और नहीं बल्कि बीरेन प्रधान ही था। राम पैसे देकर लौट आता है। अब ख्याति की माँ को उम्मीद हो जाती है कि पैसे तो दे दिए तो शायद उनकी बेटी सही सलामत लौट आए। यही सोचते सोचते ख्याति की माँ और उनका नौकर राम वापस काठमांडू आ जाते हैं। अब उनके पास सिवाय इंतजार के कुछ और नहीं बचता। पूरा दिन निकल जाता है, सुबह से शाम, शाम से रात हो जाती है, लेकिन बेटी वापस नहीं आती और ना ही आने की कोई खबर आती है। चौंकाने वाली बात यह थी कि जिस नंबर से अभी तक मैसेज आ रहे थे, पैसे मिलने के बाद उस नंबर से मैसेज आने भी बंद हो जाते हैं। बुरे ख्यालों में डूबे ख्याति के माता पिता दोनों परेशान हो जाते हैं, लेकिन उन दोनों को इस बात का भी डर सता रहा था कि अगर गलती से भी पुलिस को बता दिया तो कहीं उनकी बेटी के साथ कोई अनहोनी न हो जाए। लेकिन जब इंतजार लंबा हो गया और उनके बर्दाश्त की हद हो गई तो मजबूरन माता पिता दोनों पुलिस के पास पहुंच जाते हैं और अपनी बेटी की अगवा किए जाने की रिपोर्ट लिखाते हैं और साथ ही पुलिस अफसर को पूरा किस्सा भी सुना देते हैं। पुलिस उन दोनों से पूछताछ करती है और ऐसी बातों का खुलासा करने को कहती है जो उन्हें पूरे प्रकरण के दौरान सबसे अलग और अजीब लगी। तब ख्याति की मां काकर भिट्टा के उस होटल में बीरेन प्रधान को देखने की बात कहती है और ये भी कहती है कि बीरेन प्रधान को देखकर क्यों चौंकी थी। तब पुलिस शक के आधार पर बीरेन प्रधान के बारे में पता लगाना शुरू करती है। पुलिस को पता चलता है कि वो घर पर है ही नहीं। इस बीच पुलिस की पूरी टीम ने बीरेन प्रधान की सारी कुंडली खंगाल डाली। दिन गुजरते जा रहे थे। ख्याति के माता पिता का रो रो कर बुरा हाल हो रहा था और पुलिस की भाग दौड़ भी खाली जाती दिखाई दे रही थी। इसी बीच पुलिस को अलग अलग इलाकों से इंसानी जिस्म के टुकड़े मिलने की खबरें सामने आने लगी। हैरानी की बात यह थी कि ये इंसानी लाश के टुकड़े काठमांडू से दूर जंगली और वीरान इलाकों से ही मिल रहे थे। कहीं हाथ के 2 टुकड़े मिलते तो कहीं पैर के 3 टुकड़े मिलते। पुलिस इन टुकड़ों को समेटते हुए रखती थी। ख्याति को लापता हुए 15 दिन गुजर जाते हैं। इसी बीच पुलिस को कुछ राहगीरों ने एक इंसानी सिर के मिलने की इत्तला दी जो पूरी तरह से खराब हो चुका था। उससे इंसान की पहचान करना मुश्किल नहीं था बल्कि नामुमकिन की तरह था। पुलिस उस सिरे को भी दूसरे इंसानी लाश के टुकड़ों की तरह उठाकर रख लेती है। इसी बीच पुलिस को मुखबिर से बीरेन प्रधान का पता चल जाता है और पुलिस दबिश डालकर उसको दबोच लेती है। पुलिस की पकड़ में आने के बाद बीरेन प्रधान को पुलिस के सवालों का सामना करना पड़ता है। बीरेन पुलिस के ज्यादातर सवालों के जवाब तो दे देता है, लेकिन वो उन सवालों के जवाब नहीं दे पाता कि आखिर वो होटल में क्यों गया और वह वहां कर क्या रहा था। इस मामले के तफ्तीश नेपाल पुलिस की क्राइम ब्रांच को सौंप दी जाती है, तो वो बीरेन प्रधान से सख्ती से पूछताछ करते हैं। पुलिस से की गई सख्ती और पूछताछ के बाद बीरेन प्रधान पूरी तरह टूट जाता है और फिर वो कहानी सामने आ ही जाती है जिसने पूरे नेपाल को ही दहला कर रख दिया। असल में बीरेन प्रधान पैसे वाले परिवार से था। काठमांडू में साइंस का टीचर भी था और वहीं एक मकान बनवाकर उसमें किराएदार भी रखे थे, लिहाजा उसकी अच्छी खासी कमाई हो रही थी। और इसी बीच बीरेन प्रधान को जुए की लत लग गई। वह काठमांडू के कसीनो में खूब जुआ खेलता था और बहुत सारा पैसा हारता था। वो इतनी रकम हार चुका था कि उस पर अब बहुत सारा कर्जा सवार हो गया था। उस कर्ज से छुटकारा पाने के लिए ही बीरेन ने काठमांडू का अपना घर भी बेच दिया और किराए के मकान पर रहने लगा। मगर उसका कर्ज तब भी नहीं उतरा। तब उसने एक जुर्म करने का इरादा किया जिससे कि उसका कर्ज उतर जाए और उसे जुए के लिए रकम भी मिल जाए। अब कहानी आती है कि कत्ल की साजिश कैसे रची थी। तो 5 जून 2009 से
कुछ रोज पहले बीरेन को ये पता चलता है कि ख्याति के माता पिता उसे लेकर काठमांडू आ गए हैं और वहां किराए के मकान में रह रहे हैं। लिहाजा बीरेन उनसे मिलने के लिए ख्याति के घर पहुंचता है। यहाँ पहुंचने के बाद बीरेन को पता चलता है कि ख्याति के माता पिता बेटी को लेकर बड़े बड़े सपने पाल रहे हैं। चूंकि वो पढ़ने लिखने में तेज थी, लिहाजा माता पिता ने अपनी बच्ची को विदेश में भेजकर पढ़ाने लिखाने का इरादा तक कर लिया था और इसके लिए उन लोगों ने अपनी कुछ जायदाद भी बेच दी थी। वीरेन प्रधान को जब ये पता चल जाता है कि ख्याति के माता पिता के पास अच्छी खासी रकम मौजूद है, तो वो उसके दिमाग में एक साजिश की बुनियाद पड़ती है और तब उसने फिरौती के लिए ख्याति की किडनैपिंग का प्लान बनाया। बीरेन की इस साजिश में एक और स्टूडेंट भी शामिल था। उसका नाम था मेरीना साक्या। इत्तेफाक से वो लड़की भी 18-19 साल की ही थी और उसी स्कूल में पढ़ती थी जहां बीरेन पढ़ाता था। पैसों का लालच देकर बीरेन ने उस लड़की को अपनी साजिश में शामिल कर लिया और तब फोन करने के लिए बीरेन ने उस लड़की का इस्तेमाल किया। मेरीना ने ही 5 जून 2009 को ख्याति को फोन करके उसे इनाम जीतने की खबर दी थी और उसे फोन करके अपने पास बुलाया और ख्याति के वहां पहुंचने के बाद उसे लेकर वीरेन के पास तक गई थी। बस मेरीना का यहीं तक का किस्सा था। मेरीना के वहां से जाने के बाद वीरेन ने बेहोश ख्याति के गला घोटकर हत्या कर दी और फिर ख्याति के शरीर के टुकड़े कर दिए और उन टुकड़ों को काठमांडू के करीब 17 किलोमीटर के दायरे में अलग अलग हिस्सों के जंगलों और नदियों में ले जाकर फेंका। वीरेन का इरादा यही था कि लाश को टुकड़ों को बीनते बीनते पुलिस परेशान हो जाएगी और अगर वो इन टुकड़ों को आपस में जोड़ेगी भी तो भी लाश की पहचान नहीं हो सकेगी और पुलिस उलझ कर रह जाएगी। इस मामले का सबसे हैरत अंगेज पहलू यही है कि ख्याति के बेहोश होने के महज 1 घंटे के भीतर ही वीरेन ने उसका कत्ल कर दिया था और हत्या के करीब 4 से 5 घंटों के बाद उसने ख्याति की लाश को टुकड़ों में तब्दील कर दिया था और उसके बाद उसने फिरौती का पहला मैसेज किया था। यानी ख्याति को मारने के बाद उसकी सही सलामत वापसी के लिए उसने 10 लाख रुपए मांगे थे। इस कत्ल के खुलासे के बाद नेपाल के छात्र और छात्राओं में जबरदस्त गुस्सा था। वो बीरेन प्रधान और मेरीना साक्य को अपने हाथों से ही मारने का गुहार लगा रहे थे। कई बार दोनों को कोर्ट के रास्ते में लोगों ने हमले तक किए, जिसकी वजह से पुलिस को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। क्या अजीब इत्तेफाक है कि बीरेन प्रधान और मेरीन साक्य को भी पुलिस ने उसे जेल में बंद किया जिसमें बिकनी किलर चार्ल्स शोभराज बंद है। उधर अदालत ने भी इस मामले में बहुत तेजी दिखाई और 1 साल के भीतर ही फैसला सुना दिया। ख्याति को अगवा करने और उसका कत्ल करने के इल्जाम में अदालत ने बीरेन प्रधान को 39 साल की सजा सुनाई, जबकि इस कत्ल के मामले में अदालत ने मेरीना साक्य को 20 साल की सजा सुनाई। हालांकि मेरीना साक्य ने अदालत के सामने कहा कि उसे बीरेन ने धमकी दे रखी थी, साथ ही उसे कत्ल के बारे में कुछ भी नहीं पता था, लेकिन अदालत ने उसकी इस दलील को नहीं माना। नेपाल के इतिहास में यह शायद इकलौता ऐसा मर्डर केस है जिसने लोगों को बुरी तरह झकझोर कर रख दिया। यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो लाइक करें और कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी राय अवश्य दें।